सब्सक्राइब कीजिए आरके लर्निंग चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो फ्रेंड्स, आरके लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज हम करेंगे सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आज हमारी सीडीपी की फर्स्ट क्लास है। इससे पहले हमने लैंग्वेजेस की स्पेशल सीरीज़ में संधि, समास, सिनोनिम्स वगैरह अच्छे से किए हैं। आज की हमारी सीडीपी की क्लास में पहले हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स की रिवीजन करेंगे और जिन टॉपिक की आप कहेंगे सबसे पहले उनकी ही थ्योरी वीडियो हम बनाएंगे। और आज हम कर रहे हैं पेपर 1 दिसंबर 2019 सेट ए। फ्रेंड्स, थ्योरी क्लासेज हम अलग से करेंगे, ये सिर्फ रैपिड रिवीजन रहेगी ताकि हमारी सीडीपी अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? और हमारे पास क्वेश्चन में 4 ऑप्शन हैं। आप देखिए, जैसे फर्स्ट है जन्म पूर्व अवधि, सेकंड है प्रारंभिक बाल्य अवस्था, थर्ड है मध्य बाल्य अवस्था और फिर है किशोर अवस्था। फ्रेंड्स, आपको जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे सबसे पहले तो आपको टाइम का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ को पढ़ते रहोगे, सोचते रहोगे तो आपका टाइम है वो जो सेकंडों में भाग जाएगा और आपके पास लास्ट में जब आप पहुंचोगे तो टाइम की हो जाएगी शॉर्टेज और आपके पास प्रेशर बन जाएगा, तो आपको जो आता है वो भी आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नज़र में ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना। पहले क्वेश्चन पढ़िए आप, फिर उसकी ऑप्शंस को अच्छे से देखना और सिर्फ उससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ऑप्शंस को आप कट कर देना कि भाई ये तो हो नहीं सकती, ठीक है। उसके बाद आपका जो सही आंसर है वो इजीली निकल आएगा। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, ये पूछा उसने। हमारी ऑप्शन दे दी 4, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को देखते हैं। जन्म पूर्व अवधि, भाई ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ही रॉन्ग है, ठीक है। और उसके बाद हमें दे दी प्रारंभिक बाल्य अवस्था, तो हम सोचेंगे कि भाई हाँ, बच्चा बोलना सीखता उस टाइम में हो सकता है। फिर उसके बाद आ गई मध्य बाल्य अवस्था, तो ये तो बड़ा हो गया और तो इसने में उससे तो पहले ही सीख जाएगा ना बच्चा, तो ये भी नहीं होगा। और किशोर अवस्था तक तो वो सब कुछ सीख चुका होता है। इसलिए फ्रेंड, आपका सही आंसर अपने आप ही निकल आएगा। देखिए आप, प्रारंभिक बाल्यावस्था, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आप इसमें देखिए ऑप्शंस में क्या क्या लिखा है। हमारी है फर्स्ट में प्रसुप्ति अवस्था, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ठीक है, और थर्ड है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फोर्थ है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। ये तो फ्रेंड्स होगा ही नहीं, कम्प्लीटली रॉन्ग है, ठीक है। और फर्स्ट वाला भी प्रसुप्ति अवस्था भी नहीं हो सकता। तो आप इन दोनों में से देख लीजिए अब कि कौन इससे रिलेटेड है, ठीक है। कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? अब क्वेश्चन का ध्यान रखना कि क्वेश्चन उसने क्या बोला है, क्या पूछा है, ठीक है। तो आपको उसका आंसर इजीली निकल आएगा। फ्रेंड्स, हमारी बाकी की ऑप्शंस हट गई और इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो इस तरह की जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उसमें आप रिलेट भी कर सकते हो। जैसे नैतिक विकास है तो ये समाज में ही होता है, तो इसे सामाजिकता से ही रिलेटेड हमें आंसर भी मिल गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पर हमारा क्या पूछा है। देखिए, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय
लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? ये हो गया क्वेश्चन। अब आंसर में देखिए क्या है, जेंडर पक्षपात, ठीक है, जेंडर पहचान या जेंडर संबद्धता, और फोर्थ पे है हमारा जेंडर समरूपता। तो फ्रेंड इसमें ऑप्शन को आप रिलेट कीजिए। उसने कहा है क्वेश्चन में कि लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो हमारे देखो इसमें ऑप्शन में क्या क्या रिलेटेड चीज़ मिल रही है हमें। आप देखिए जेंडर पक्षपात हो सकता है, ठीक है, और पहचान हमारा है वो तो भाई आइडेंटिफिकेशन हो गई, वो तो हमारी उस रिलेट ही नहीं कर रही ना। और ये है फिर रिलेवेंस, ये भी हमारा कोई मतलब का नहीं है। और ये हो गया हमारा कंसिस्टेंसी समरूपता, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा जेंडर पक्षपात। अब क्वेश्चन 4 करते हैं। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इसने क्या पूछा है, जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका उसकी अनुरूपता को कम करने के लिए कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? आप ऑप्शंस देख लेते हैं। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, थर्ड है हमारी जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, फोर्थ है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, जैसे जेंडर के हिसाब से अलग अलग बैठा देना, गर्ल्स एक तरफ बॉयज़ एक तरफ। और इसी तरह से ये थर्ड में कहा है इसने कि जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, बॉयज़ के अलग गेम्स करा दो, गर्ल्स के अलग गेम्स करा दें, इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। और सेकंड था हमारा ये विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। तो इनमें से देखिए आप उसकी अनुरूपता को कम करने के लिए पूछा उसने कि कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो फ्रेंड्स ये तो देखो इसमें अलग अलग हो गया, सब इसमें अलग अलग हो गया, ठीक है, तो ये तो रिलेट ही नहीं कर रही हैं। और फिर अगर हम किसी स्पेशल चीज़ की भूमिका को ज़्यादा इम्पोर्टेंस करेंगे तो वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमारा इसके बारे में क्या हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन 4 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1 कि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। अगर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो वो पद्धति हमारी इफ़ेक्टिव होगी, प्रभावशाली होगी। फ्रेंड्स 5th क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कि जॉन बी वाटसन फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन है लेव वाइगोटस्की, ठीक है, और थर्ड है जीन पियाजे, और फोर्थ है हमारा लॉरेंस कोलबर्ग। ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसने देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है आप लोगों को कि ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव का महत्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे रिलेट करके देखिए। जीन पियाजे तो हमारा क्या था, संज्ञानात्मक का था ना, ये तो हमारा तो ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। और कोलबर्ग का हमें पता है, इसके तो अलग ही थ्योरी है, और वाटसन भी नहीं हो सकता। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेव वाइगोटस्की। ठीक है फ्रेंड्स, अब 6th क्वेश्चन देखिए। जिग्सा एक पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोटस्की किस तरह संबोधित करते हैं? फ्रेंड्स, ये हो गया क्वेश्चन। देखो आप इसको ना एक बार समझ के देखना, बिल्कुल आपका आंसर तुरंत निकल आएगा फ्रेंड्स। आपका टाइम भी नहीं ज़्यादा वेस्ट होगा और आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इसमें देखो ये पजल को सॉल्व करते हैं। इसमें 5 साल की एक लड़की है और वो खुद से कह रही है, स्वयं से कहती है, ठीक है। आगे चाहे आप ना भी पढ़ो तो स्वयं से बोल रही है ना फ्रेंड्स। आप इसको देखिए आंसर में, ऑप्शन में देखिए आप, पहला हमें दे दिया व्यक्तिगत वार्ता, दूसरा हमें दे दिया जोर से बोलना, और थर्ड हमें दे दिया ढांचा, और फोर्थ हमें दे दिया आत्म केंद्रित वार्ता, ठीक है फ्रेंड्स। और अब हम इसकी रिलेट करके ऑप्शंस में देखते हैं जब, तो हमें क्या पता चलता है। देखो ना, तो वो ज़ोर से बोलने की उसने कुछ कहा है, और ये तो बिल्कुल ही इररिलेवेंट है, और ये सेल्फ सेंटर्ड हो गया, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। तो ये अपने आप से ही बात कर रही है ना, तो वो खुद से स्वयं से बोल रही है। हमारा आंसर क्या बन जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता। तो इसका हमारा सही आंसर क्या निकलाया, व्यक्तिगत वार्ता, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि वो प्राइवेट स्पीच कर रही है। 7th क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, ठीक है। आपको ये बताना, आपको ऑप्शन दे दी हैं 4। नंबर 1 प्रबलन, सेकंड अनुबंधन, और थर्ड हो गई मॉडलिंग, और फोर्थ हो गई पाठ या ढांचा। अब फ्रेंड्स आप इसको रिलेट करके देखिए अपने आंसर्स को क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो हमारा देखना, प्रबलन तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता, और अनुबंधन हमारा ये पावलोव का था, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। और मॉडलिंग हो जाता है, जैसे हम मॉडल वगैरह के बारे में कुछ बता रहे हैं उससे रिलेटेड है ये, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये संकेत देना और उसको सहयोग प्रदान करना उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम उसको एक ढांचा वो प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ढांचा का एग्जाम्पल हो जाएगा, और हमारा राइट आंसर 4 है, ठीक है। इसका सही आंसर ढांचा बन जाएगा। अब 8th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको जीन पियाजे का बताना है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का, ठीक है। तो इसका हमारा देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, फर्स्ट पर है हमारा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार, और सेकंड पर है हमारा संरक्षण कक्षा समावेशन, थर्ड पर है हमारा असतगेत अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, और फोर्थ पर है हमारा प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप इसे रिलेट करके देखिएगा, तो इनमें से आपकी फर्स्ट कट जाएगी, फोर्थ कट जाएगी, थर्ड कट जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, सेकंड, ठीक है। और सेकंड हमारा क्या बन गया, ये संरक्षण और कक्षा समावेशन, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसको विशेषित कर रहा है जीन पियाजे। अब क्वेश्चन 9th देखिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको पियाजे की संरचना बतानी है, ठीक है। और पियाजे का तो आपको पता ही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड पियाजे की ही बातें होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें ऑप्शन में क्या मिला है, स्कीमा, अवलोकन अधिगम, और थर्ड है हमारा अनुबंधन, और फोर्थ है हमारा प्रबलन। आप अब क्वेश्चन के आंसर्स को रिलेट करके देखिए कि उन्होंने पूछा क्या है और आपको ऑप्शन में क्या दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा देखना, ये संज्ञानात्मक विकास पूछा है और इसकी संरचना पूछी है, ठीक है। तो देखो आपका ये अधिगम तो वैसे ही कट जाएगा, और अनुबंधन पियाजे के से रिलेटेड ही नहीं है, और प्रबलन भी नहीं है। इन दोनों के अलग अलग थ्योरी है, इन दोनों का अलग अलग रिलेशन है, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारा बच जाता है फिर स्कीमा, और यही हमारा राइट आंसर है। अब क्वेश्चन 10 देखिए, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए।
जैसे कि आप अगर हिंदी में कहीं पर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है किसी वर्ड को समझने में, तो आप इंग्लिश वाले पोर्शन में जाके उसको, कई बार होता है फ्रेंड्स कि आपको हिंदी में डिफ़िकल्ट वर्ड मिलता है लेकिन आप उसको इंग्लिश में अच्छे से समझ सकते हो। तो आपको अगर वहाँ पर कोई दिक्कत आए तो आप इंग्लिश की जो पोर्शन है आपका साइड में, उसमें भी आप जाकर एक बार पढ़ लिया करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाता है जैसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट। ठीक है, तो हमें ये बताना है इसमें कि उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, ठीक है, उनके जैसे रैंक बनाते हैं हम, वो करना चाहिए। ठीक है, या फिर संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना चाहिए, या विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर उनको नामांकित करना चाहिए, और या फिर रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 ऑप्शंस दे दिए हमें। तो हमें देखो बताना है कि आकलन का जो प्राइमरी है, मेन है जो, वो एम क्या होना चाहिए, और इसका हमारा सही ऑप्शन क्या बन जाएगा। ये देखो आप अपने हिसाब से इसको आराम से कर सकते हो कि भाई देखो, आप ग्रेडिंग तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, और उनके मार्क्स के आधार पर नामांकित करना, ये भी रिलेट नहीं कर रहा, और रिपोर्ट कार्ड के ही हम देखें बस उसके आधार पर उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना, ये सब भी इसे रिलेट नहीं करता। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना, यही उद्देश्य होना चाहिए आकलन का। ठीक है फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन 11 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। किसके बारे में पूछा है, बुद्धि के बारे में। ठीक है, और हमारे ऑप्शन दे दिए हैं। नंबर 1 पर है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। देखो ऑप्शन में आप देख लीजिए, पहले ही आपका निर्धारण मिल गया। ठीक है, तो आप समझ जाना। अभी क्वेश्चन के हम पूरा ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद रिलेट करके देखिएगा आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर आपका आ गया सेकंड ऑप्शन है, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। इसमें भी फिक्स चीज़ बता रहा है ये, है ना। और थर्ड में देखो, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है, और इसमें भी कोई चीज़ फिक्स करके बता रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारी फोर्थ ऑप्शन क्या है, बुद्धि बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो सही आंसर है वो हमारा आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए आपको किसी चीज़ को वो ना तो ये कह रहा है ये एकात्मक है, ना ही ये कह रहा है निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, तो कोई चीज़ फिक्स नहीं कह रहा है, और जो हमारी रियलिटी है वो हम खुद से रिलेट करके देख सकते हैं कि जो बुद्धि होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी सही आंसर हमें खुद ही निकल आएगा। और जब भी आप आंसर करते हो इस टाइप के क्वेश्चन में CDPK में, तो कभी भी जो ऐसे फिक्स चीज़ वाली बात होती है उसको कभी आप आंसर में टिक मत करना, उसको पहले फोर्थ ऑप्शन को फोर्थ लास्ट तक पढ़ना फ्रेंड्स, और उसके बाद आपको खुद ही आंसर निकल आएगा कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने देख लिया, देखो इसमें एक सही बात कही है कि वो बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का एक समूह है, ना तो वो बचपन से ही फिक्स है और ना ही वो एकात्मक है, ना ही उसको निर्धारित वगैरह किया जा सकता है। ठीक है, और हमने अगर थ्योरी पढ़ा है फ्रेंड्स तो हम क्वेश्चन को बिल्कुल पलक झपकते ही आसानी से कर सकते हैं। और अब आप जैसे प्रैक्टिस करोगे इन प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की, तो उस प्रैक्टिस के दौरान भी आप लोगों को अच्छे से ऑप्शन को पहचानने की, उसे रिलेट करने की, और जो टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं उन सब की आपकी रैपिड रिवीजन हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन 12, इसमें क्या पूछा है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। ठीक है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। आप क्वेश्चन को टुकड़े टुकड़े करके एक बार में ही माइंड में फिट करते जाइए कि इसमें पूछा क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी ऑप्शन में देखिए क्या है हमारे पास, सृजनात्मक विचारक या अभिचारिक विचारक या अन्य विचारक या फिर आत्म केंद्रित विचारक।
आप चारों ऑप्शन आपने पढ़ ली और उसमें देखो पूछा क्या है कि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, वो उनके बारे में सोचती है। हाँ, इनमें से काफ़ी समाधान उसके मौलिक होते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शन कर रही है? अब देखो उसमें ओरिजिनलिटी आ गई, ठीक है, तो वो क्या है? क्रिएटिव थिंकर है, एक सृजनात्मक विचारक है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी सही ऑप्शन क्या हो जाएगी? सृजनात्मक विचारक। अब क्वेश्चन 13 देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, ये क्या कह रहा है? जो वंचित समूह है उससे रिलेटेड जो स्टूडेंट हैं उनके सहभागिता है जो वो कम हो रही है, ठीक है, तो उसकी ऐसी कंडीशन में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा तो आपका आंसर खुद ब खुद निकल आएगा। अब इसमें आप ऑप्शन में देखिए, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, क्या ये ठीक है? आप बताइए। नहीं ना, हमारा एक कट गया। फिर दूसरा है, देखो इस स्थिति को जैसे है स्वीकार कर लेना चाहिए, क्या एक अध्यापक को ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ के ऐसी सिचुएशन फेस करना चाहिए? नहीं, ये भी कट गया। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी तरह देखो इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। भाई हम कैसे कम कर सकते हैं? हमें तो स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करना होता है ना, तो स्टूडेंट से अपेक्षा नहीं रखेंगे तो हम तो उसे सुधारने का काम करते हैं, उसे और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब देखिए आंसर 4 हमारा, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। अब देखो इसमें सहभागिता कम हो रही थी, तो हम अगर सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढेंगे तो हमारी जो शिक्षण पद्धति है और उसको थोड़ा इम्प्रूव करेंगे तो हमारा जो ये प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो सही आंसर है वो आंसर 4 बन जाता है, ऑप्शन 4। अपनी शिक्षण पद्धति पर टीचर को विचार करना चाहिए और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ठीक है, अब 14 क्वेश्चन को देखिए, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? तो इसके ऑप्शन में देखिए, पहले दे दिया तैयार नहीं करना चाहिए, तो ये क्या ठीक लग रहा है आप लोगों को कि एक शिक्षक को ऐसी योजनाओं को नहीं तैयार करना चाहिए? तो ये तो ऑप्शन आपकी पहले ही कट जाएगी। ठीक है, फिर है कह रहा है कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये भी कट जाएगी क्योंकि ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। और फिर आगे सक्रिय रूप में तैयार करना चाहिए, इसको हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और 4th ऑप्शन में देखिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, तो हतोत्साहित क्या होता है? बिल्कुल ही मतलब छोड़ दो उस चीज़ को, सैड पोजीशन में चले जाओ, ये तो बिल्कुल ही टीचर के लिए रॉन्ग सिचुएशन हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा देखिए सही आंसर क्या निकला है, अपने आप ही निकल आता है ना, इस तरह से आप करोगे तो उसे सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। और हमारा क्वेश्चन क्या था? एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, 15वां क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन क्या है? न्यून अवधान विकार, ठीक है, सेकंड है अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, थर्ड है हमारा धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, और 4th है हमारा एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। ठीक है, ये हो गई 4 ऑप्शन। और फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं उनके प्राथमिक लक्षण पूछे हैं उसने, तो आप देखो इसमें ये सब बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये इनसे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। ये ऑप्शन भी कट गई हमारी, ये भी कट गई। अब सारी चिंतन वगैरह का तो पढ़ने से क्या रिलेशन हो गया? ठीक है, वो तो सोचने की चीज़ है। और यहाँ पर कार्य को बार बार दोहराना ये भी नहीं है, तो हमारी देखो जो रिलेटिव आंसर निकल रहा है वो पढ़ने से विफलता को दिखा रहा है हमारा। ठीक है, तो और वो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 3।
धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, क्योंकि जो फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाएगा उसे ही पठन वैफल्य में शामिल करेंगे ना। ओके फ्रेंड्स, बस आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझकर और उसके बाद ऑप्शन पढ़िए, और जो जो आपकी आती जाती है ना कि ये रिलेट नहीं है, ये तो लग नहीं रही है, उनको तुरंत काट दीजिए, और जो आपको उसमें लग रही है कि ये आ सकती है उसको फिर रिलेट करके उसको थोड़ा समझ के लगाना। बस आपको CDP में कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा फ्रेंड्स, सब फुल मार्क्स ले सकोगे, ये मेरी गारंटी है। अब 16वां क्वेश्चन देखिए, 16th हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारी व्यवहारवादी सिद्धांत, सेकंड है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, थर्ड है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, और फोर्थ है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए ऑप्शन ये सिद्धांत तो वैसे ही कट जाना है, ठीक है, व्यवहारवादी सिद्धांत, और हमारा सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो अशक्त बच्चे हैं उनको सहानुभूति वाली, ये बात भी गलत है। ठीक है, और हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें देखिए व्यावसायिक शिक्षा से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो गई, क्योंकि हमारी अवधारणा में तो अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की अवधारणा को किया गया था ना शामिल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? हमारी ऑप्शन थर्ड, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर। अब 17th क्वेश्चन देखिए, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से ऑप्शन में देखिए क्या करता है? यंत्रवत याद करने पर आधारित है, सेकंड है हमारा प्रबलन पर केंद्रित है, थर्ड है अनुबंधन द्वारा अर्जित है, और फोर्थ है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए हमें, और हमारा क्या पूछा है? संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या करता है? ठीक है, ये बताना है आपको। तो ये देखिए प्रबलन कट गया, हमारा यंत्रवत कट गया, और हमारा ये अनुबंधन भी कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारी सही ऑप्शन क्या बन जाएगी? ऑप्शन 4 अवबोधन की, और देखिए हमारी सही ऑप्शन क्या बन जाएगी? ऑप्शन 4 अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ओके फ्रेंड्स, 18th क्वेश्चन देखिए, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहज अनुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? किसके बारे में? सहज अनुभूत सिद्धांत के बारे में क्या करना चाहिए? ठीक है फ्रेंड्स, अब ऑप्शन में देख लेते हैं। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, तो ये अनदेखा वाला तो टीचर के लिए कभी भी राइट आंसर नहीं होगा, इसको आप हमेशा कट कर देना, चाहे आंख बंद करके लगा दो। अगर टीचर के लिए अनदेखा है और इस तरह की ये मतलब सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो उसे आप कट कर दीजिए। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है बच्चों को दंडित करना चाहिए, तो ये भी हमारा कट गया कि पनिशमेंट तो कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, और फिर हमारा नेक्स्ट बन जाता है थर्ड ऑप्शन, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। भाई ये तो कोई बात नहीं हुई। आप देखिए क्या कह रहा है कि बार बार याद करने के द्वारा एक ही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, ये भी गलत हो गया है ना, क्योंकि हम तो सहजानुभूत सिद्धांत के संदर्भ में बता रहे हैं ना हमें क्या करना चाहिए, तो हमारी थर्ड ऑप्शन भी कट गई। तो हम क्या कहेंगे फिर? प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन 4, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। और अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? अब देखिए क्वेश्चन 19।
छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? किसकी पूछी है? शिक्षा शास्त्र की। तो और होना क्या चाहिए? स्टूडेंट सेंटर्ड, है ना, छात्र केंद्रित। तो ऑप्शन में देखिए, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर, तो भाई केवल बुक्स पे कैसे निर्भर रहेंगे, तो ये ऑप्शन भी कट गई। ठीक है, स्टार्टिंग में ही देखते चलो आप लोग कि क्या इसे मैच कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, इसकी पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है। और यंत्रवत याद करना, मशीन की तरह लगे रहो, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। ठीक है, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना और वर्गीकरण करना, फ्रेंड्स ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर जो बच्चे इतने लायक नहीं होते उनका तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए ये तीन ऑप्शन हमारी कट जाती हैं और हमारी राइट आंसर क्या बन जाएगा, राइट ऑप्शन क्या बन जाएगी? बच्चों के अनुभवों को हमें प्रमुखता देनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारी जो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र है उसकी स्पेसिफिकेशन है, उसकी विशेषता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन 20 संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे के खालिस्तान हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ऑप्शन में देखिए, पूर्णतया अलग हैं या स्वतंत्र हैं, और थर्ड है हमारा सन्निहित है, और फोर्थ है हमारा संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स आंसर सही हमारा क्या हो जाएगा? ये जो संवेग और संज्ञान है एक दूसरे के सन्निहित हैं, ये इंटरवोवन है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि डिफरेंट भी नहीं है, इंडिपेंडेंट भी नहीं है, और ये नॉट रिलेटेड भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है? इंटरवोवन है, एक दूसरे के सन्निहित हैं। और अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या पूछा है? संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? किसके बारे में पूछा है? संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, किसके बारे में? अधिगम के बारे में। तो अधिगम क्या है क्या नहीं है ये सब आपको बताना है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम पुनर्उत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, ये हमारी हो गई ऑप्शन फर्स्ट। और सेकंड ऑप्शन क्या है? अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। देखो यंत्रवत तो जहाँ भी आएगा स्टूडेंट को, भाई मशीन थोड़ा ना, रोबोट थोड़ा ना है, तो ये तो वैसे ही कट जाएगी, इसको तो आप देखते ही काट दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी ऑप्शन थर्ड क्या है? अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि आवृत्तीय संबंध, व्यवहार अनुबंधन ये सब बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारी जो ऑप्शन 4 है वो बचती है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। देखो ज्ञान की संरचना की बात हो रही है, तो आप समझ जाइए कि आपकी ऑप्शन राइट ऑप्शन 4 ही है। और अब क्वेश्चन नंबर 22, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? ऑप्शन देखिए, नंबर 1, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी हो गई ऑप्शन 1। और ध्यान से समझना, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न, तो स्टूडेंट के माइंड को कंफ्यूज करना, ये तो देखो बिल्कुल ही रिलेट नहीं है। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, तो ये भी बिल्कुल कट गया। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, और ये भी बिल्कुल कट गया हमारा। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा देखो वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी फ्रेंड्स आप, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, तो इनको आप बस रिलेट करके देखना, आपकी तुरंत ही आंसर समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसका हमारा सही आंसर बताइए क्या बन गया? ये तीनों तो हमारे कट गए ऑप्शन, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी। तो इसका हमारा सही आंसर क्या निकला है फ्रेंड्स? ऑप्शन 1, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। और क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने क्वेश्चन समझ लिया। इसमें देखो पूछा क्या है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में, मतलब जो भी लर्निंग की गतिविधियां हैं उनमें भागीदारी करने के लिए उनको लगातार पुरस्कार देना या फिर दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा?
ये बताना है। तो ऑप्शन क्या दी है, बाहरी अभिप्रेरणा उनकी कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें तो देखो बिल्कुल ही कोई रिलेशन नहीं बन रहा। फिर है आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, ये भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो लगातार पुरस्कार और उसको दंड मिल रहे, तो आंतरिक प्रेरणा से उसका क्या रिलेशन। ठीक है, और बाहरी अभिप्रेरणा से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से फिर देखो, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और इसी तरह देखना ऑप्शन 4 में क्या है, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम होती है। हाँ, ये ठीक है फ्रेंड्स, अगर उसे लगातार हम पुरस्कार और दंड का प्रयोग करते हैं तो उसकी जो ये स्वाभाविक नेचुरल उसकी अभिरुचि है और जिज्ञासा है वो कम हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम होती है। अब क्वेश्चन 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। फ्रेंड्स, इसमें क्या पूछा, देखो सार्थक अधिगम, ठीक है, और उसको बढ़ावा देना, ये कौन बढ़ावा देता, बस हमें ये बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन में देखिए आप, क्या हमारे पास शारीरिक दंड, इससे क्या सार्थक अधिगम बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा ना, तो कट गई। और फिर है हमारा सेकंड में सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, भाई जहाँ कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट होगा तो वहाँ पर हो सकता है या नहीं, ये तो थोड़ी है ना पॉसिबिलिटी, हाँ हो भी सकता है, बढ़ भी सकता है भाई अधिगम। और फिर है थर्ड ऑप्शन हमारे सतत समग्र मूल्यांकन, ये भी हो सकता है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, जो तुलनात्मक है हमारा कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, ये तो बिल्कुल ही नहीं बन रहा, क्योंकि इससे हम किसी से तुलना करके किसी बच्चों की अधिगम को कैसे बढ़ावा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी कट जाएगी और हमारी राइट ऑप्शन क्या बन जाएगी, जो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने वाली है, ऑप्शन हमारी सेकंड, ये ठीक हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें सही आंसर क्या बनेगा, ये दो, सेकंड और थर्ड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण अगर मिला तो भी सार्थक अधिगम बढ़ेगा, और सतत एवं समग्र मूल्यांकन हुआ तो भी हमारा सार्थक अधिगम बढ़ता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर क्या हो गया, 24 का ऑप्शन 2। अब 25वां क्वेश्चन देखिए, 25वां हमारा क्या कहता है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। शिक्षक बच्चों की और जटिल अवधारणाएं जो होती हैं, उनकी डिफ़िकल्टीज़ जो होती हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी होती हैं जो, उनको किस प्रकार से सहज इजी बना सकते हैं। अब कौन, शिक्षक, ये बताना हमें। ठीक है, तो आंसर की ऑप्शन में क्या है हमारे, एक व्याख्यान दे करके उसको हम खाली भाई ऐसे लेक्चर दे के छोड़ दो, कट गया ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा। प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, अब उसको है तो पहले ही बेचारे को प्रॉब्लम स्टूडेंट को, तो उसको हम कंपटीशन में और कर देते हैं, तो ये भी कट गया। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हमारा बन गया थर्ड ऑप्शन रह गया हमारा, और फोर्थ रह गया। इसमें देखते बार बार ये आंतरिक अभ्यास के द्वारा। फ्रेंड्स, मैंने बताया जहाँ भी स्टूडेंट्स के बारे में पूछा, अगर मशीनिकल ये आ जाता है, यंत्र के जैसे, कोई रोबोट तो है नहीं वो, तो ये तो हमेशा ही कट जाएगा। बच्चे के बारे में जहाँ भी यांत्रिक चीज़ आती है तो वो कट जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से फिर नंबर 4 पर आप देखिए, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो हमारा जो बच्चा है उसके लिए सिचुएशन सहज हो जाएगी। और फ्रेंड्स, हमारी जो सही ऑप्शन है वह निकल के आती है 4, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके हम बच्चे की जटिलताओं की अवधारणाओं की जो समझ है उसको हम सहज कर सकते हैं, इजी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। ठीक है, उनको क्या करना है, एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता, मतलब कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बच्चे को ढूंढने के लिए बढ़ावा देना है, प्रोत्साहन देना है। तो उसके लिए जो एक प्राथमिक विद्यालय की टीचर है वो क्या कर सकती हैं।
तो आपकी ऑप्शन देखिए, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए उसको भौतिक पुरस्कार देकर, तो नहीं, छोटे से छोटी चीज़ के लिए अगर हम उसको ऐसे ही कोई भी रिवार्ड देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, ये भी गलत हो जाएगा कि हम सिर्फ उसकी प्रक्रिया को देखेंगे। और थर्ड ऑप्शन है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर बच्चे से हमने क्वेश्चन किया और उसने आंसर गलत दिया तो हम उसको अगर पनिशमेंट देते हैं, दंड देते हैं, तो आगे से क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो हमारी तीनों ऑप्शन ये कट जाती हैं और हमारे पास बचती है ऑप्शन 4, बच्चों को सहज अनुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके और उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो इससे हम क्या करेंगे, उनको प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचती है, ऑप्शन 4, और इसमें क्या है देखो, बच्चों को सहज अनुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके और उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखो, जैसे कोई टीचर है और उसके सामने एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए हम किसी बच्चे को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उस बच्चे को आप एस्टिमेशन लगा लें दो किसी भी चीज़ का, और फिर उसे इनक्रेज करो कि हाँ भाई तो ठीक सोच रहा है, और उसी पर आधारित फिर हम डिस्कस करें कि हाँ इसने जो सोचा उसे थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं, मतलब उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो उस बच्चे को प्रोत्साहन मिलेगा। और इस तरह से हमारा जो 4th ऑप्शन है वो हमारा ठीक हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। ऑप्शन देखिए, शैशव अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्य अवस्था फर्स्ट ऑप्शन है, और सेकंड है हमारी प्रारंभिक बाल्य अवस्था एवं मध्य बाल्य अवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अब इसमें आ गया मध्य बाल्य अवस्था भी है ना, तो ये तो हमारी कट जाएगी ऑलरेडी, क्योंकि बच्चा तो उसके जन्म के बाद शैशव अवस्था से ही बढ़ना आरंभ हो जाता है, उसका विकास और वृद्धि। ठीक है फ्रेंड्स, तो मध्य बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था ये भी कट जाएगा और वयस्कता भी। तो हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा, शैशव अवस्था और प्रारंभिक बाल्य अवस्था। ठीक है, इसी से क्या हो जाता है, उसकी शारीरिक वृद्धि और विकास की जो गति है वो बढ़ने लग जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन 28 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, आपको क्या बताना नहीं है। अब ऑप्शन में ना इसी तरह से वो कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ें डाल देते हैं ताकि बच्चा उसको सिद्धांत को कौन सा है ये करके लगा देता है। तो लेकिन आपको आंसर में क्या ढूंढना, नहीं है। तो विकास जीवन पर्यंत होता है, ये हमने देखा भाई, हाँ होता है, ठीक बात है। ठीक है, और विकास परिवर्त्य है, ये भी ठीक है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी बात ठीक है। तो गलत कौन सी है फिर, विकास सार्वभौमिक है और सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, ये हमारी बात ऑप्शन गलत हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 4 है जो वो राइट आंसर है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। अब 29 क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। क्या पूछा है उसने कि जो इंडिविजुअल हमारी वेरिएशन होती हैं, विभिन्नताएं होती हैं, अलग अलग होते हैं हर व्यक्ति, उनका प्राथमिक कारण क्या होता है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति या कोड। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये ऑप्शन गलत चला जाएगा। सेकंड है जन्मजात विशेषताएं, ये भी गलत हो गया। इसने पूछा व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक, पूछा ना प्राथमिक कारण क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और तीसरा हो गया पर्यावरणीय प्रभाव, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और 4th ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो हमारी सही ऑप्शन 4 बन जाती है। और इसी तरह से अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। इसने पूछा है सेकंड सामाजिकरण एजेंसी का। ठीक है,
तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया और मीडिया एवं पास पड़ोस। ये हमारी 4 ऑप्शन हो गई। तो फ्रेंड्स आप देखिए इसमें पूछा क्या है, द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी पूछी है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, विद्यालय, ठीक है, और मीडिया। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा सही आंसर हो गया कि द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का एग्जाम्पल है विद्यालय एवं मीडिया। ओके फ्रेंड्स, आज के 30 क्वेश्चंस CDP के हमारे कंप्लीट होते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट CDP क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।